अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कुद्दुस भट्ट। आज का बुलेटिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब दोस्तों से माफ़ी चाहता हूँ। आज का बुलेटिन लेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसकी वजह मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात थी जो कि बहुत ज़रूरी थी। वो उनको पूरा करते करते मुझे आज का बुलेटिन जो है वो मैं आपके साथ लेट शेयर कर रहा हूँ। तो दोबारा आप सब दोस्तों से माफ़ी चाहता हूँ जो इंतज़ार कर रहे थे कि मैं आपके साथ आज की जो क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स हैं वो शेयर करूँ। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मैं थोड़ा तारुफ करवा दूं। नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इस बुलेटिन में मैं आप दोस्तों के साथ क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और उनके ऊपर मैं अपना एनालिसिस शेयर करता हूं। तो मेरी इंफॉर्मेशन, मेरे एनालिसिस को आपने कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेनी, ना ही मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। मैं आप दोस्तों की तरह मार्केट के ऊपर मेरी थोड़ी बहुत नजर होती है, उसकी बुनियाद पे मैं क्रिप्टो मार्केट की वो जो सारी इंफॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ एज इट इज, और साथ अपना एनालिसिस जो कि गलत भी हो सकता है, जो कि सही भी हो सकता है। लेकिन चलें, क्रिप्टो मार्केट की आज बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले ये मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर करनी है, इंडियन पार्लियामेंट एजेंडा इंक्लूड्स क्रिप्टो ट्रेनिंग सेशन। इसका मतलब क्या है कि उनके पार्लियामेंट के सेशन के अंदर अब उनका जो एजेंडा है उस एजेंडे में शामिल है कि वो अपने सियासतदानों को, सियासतदान कौन होते हैं, जो किसी भी मुल्क की के जो लोग हैं, अफराद हैं, उनकी रियासत के लिए वो कवानीन मुरतब करते हैं। तो जब तक उनको क्रिप्टो मार्केट के हवाले से ट्रेनिंग ही नहीं होगी कि ये क्या चीज़ है, ब्लॉकचेन क्या है, इसका मुआशरत के ऊपर, मईशत के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो कैसे कानून साजी कर सकेंगे। और साथ लीव्स आउट बिल बैनिंग क्रिप्टो एसेट्स, यानी क्रिप्टो मार्केट पिछले साल से ये एक मार्केट में फर्क था कि शायद इंडियन भी क्रिप्टो करेंसीज को बैन करेंगे। जैसे आजकल हमारे यहाँ इन्वायरमेंट बना हुआ है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसीज जो है हुकूमत उसको बैन करने जा रही है। सेंट्रल बैंक ने रिपोर्ट भी यही दी, फिर सेंट्रल बैंक के साथ जो दीगर इदारों थे उन सब की बैक थी, तो सब ने मिलकर कहा क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना। फिर दूसरी साइड पे हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है उन्होंने अलग रिपोर्ट दी, नहीं जी नहीं, हम क्रिप्टो मार्केट को बैन नहीं करने जा रहे, हम रेगुलेट करना चाह रहे। तो ये जो काम इंडिया में हो रहा है, ये मैं कई बुलेटिन्स में आप दोस्तों के साथ शेयर करता आ रहा हूँ कि हमारे जो सियासतदान हैं उनको जब तक हमारे जो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तान में बहुत से एक्सपर्ट्स मौजूद है यार, वकार ज़का के पास एक पूरी टीम मौजूद है। इसके अलावा अगर आपको वकार ज़का से कोई टेंशन है, उसने सियासी जमात बना ली है, तो आप दीगर जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे टाइम लेके वो आपको गाइड करे। आपके जो कोई भी क्वेश्चन है इस हवाले से, मतलब एक जनरल परसेप्शन है क्रिप्टो मार्केट को लेकर के शायद कि ये जुआ है, शायद कि इससे इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, इन सारे इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको एड्रेस करने के लिए क्रिप्टो कम्युनिटी तैयार है। आप एक बार मौका तो दें। जब इस तरह का होगा, जब आपको इस मार्केट, इस टेक्नोलॉजी की समझ आएगी, तो आप बेहतर जो है वो रेगुलेशंस कर सकेंगे। और रेगुलेशन किस तरह करनी है, इंडिया से रेलिवेंट एक और न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इंडिया टू इंट्रोड्यूस 30% क्रिप्टो टैक्स, यानी इंडिया जो है, जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उनकी, अगर वो कैपिटल गेन करते हैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करके, वहां से पैसा कैश आउट करवाते हैं, और अगर वो कैपिटल गेन करते हैं उस पर वो 30% टैक्स चार्ज करते हैं। अगर पाकिस्तान में भी इस तरह का सिस्टम हो जाए, गो के मैं 30% कैपिटल गेन टैक्स के हक में नहीं हूं, मैं समझता हूं कि अभी तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं ना चार्ज कर रहा, लेकिन अगर क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करके वो 5 से 10% भी चार्ज करे तो पाकिस्तानी कम्युनिटी हैप्पीली शेयर करने के लिए तैयार है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट टैक्स लेने के मामले में सबसे आगे होती है, लेकिन अगर किसी ट्रेडर को नुकसान हो जाता तो ट्रेडर को नुकसान की सूरत में कोई इंश्योरेंस तो नहीं होती, कोई हुकूमत उसको पैसा तो नहीं देती। ये बिल्कुल मेरा ख्याल है जैसे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडर से आप कैपिटल गेन टैक्स लेते हैं, उतना ही कैपिटल गेन टैक्स आप क्रिप्टो में ले लें और इस मार्केट को रेगुलेट करें। इसको रेगुलेट करेंगे तो आवाम से भी आपको टैक्स मिलेगा, और जो इन आवाम को सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं उनसे भी आपको पैसिव इनकम मिलेगी। और साथ डिजिटल रुपी सीबीडीसी, और इंडिया जो है अपना सीबीडीसी भी लॉन्च करने जा रहा है क्योंकि 2022 और 2023 में। अच्छा चलें, कैपिटल गेन की बात हो रही थी तो एक मेरे जहन में क्वेश्चन आया, बहुत से मेरे दोस्त भी हैं, मेरे कंप्यूटर जो ऑनलाइन फैमिली और में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे से सवाल करते हैं, सर ये बताएं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। मतलब ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है या कुछ ऐसी खवातीन, घरेलू खवातीन, वो भी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की मेरे से एडवाइस मांगते हैं। देखें, मैं आपको ये एक मैं जनरल प्रिंसिपल आपको बता देता हूँ, उसको आप अंडरस्टैंड करें और उसको अपने ऊपर अप्लाई करें, और उसके बाद देखें कि आपको क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं और कितनी करनी चाहिए। किसी भी इंसान के दो किस्म के सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। एक तो लेबर इनकम आप कह लें, यानी यहाँ आप कहीं पे जॉब करते हैं, या आपकी कोई दुकान है, या आपका छोटा मोटा बिजनेस है, उस जॉब, उस छोटे मोटे बिजनेस से आपके घर इनकम आती है, और उस इनकम से आप अपने सारा स्ट्रक्चर जो है, अपने जो लाइफ है उसको गुजारते हैं। अगर तो आपका ये सोर्स ऑफ इनकम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना करें,
बल्कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दें। इसको बाद में डिटेल से डिस्कस करता हूं। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आपके पास पैसा है और आपका सोर्स ऑफ इनकम ही उस पैसे को इन्वेस्ट करके मजीद पैसा जनरेट है कर सकते हैं, तो फिर आपको क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे आप रियल एस्टेट में करते हैं, जैसे आप स्टॉक एक्सचेंजेस में करते हैं, अगर आप फॉरेक्स वगैरह भी करते हैं, यानी किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करके पैसे से मजीद पैसा जनरेट करते हैं। तो अगर आप ये काम करते हैं तो फिर आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, फिर आपको क्रिप्टो मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन आंखें बंद करके। लेकिन अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम एक लेबर इनकम है आपकी, यानी आप कोई जॉब करके पैसा कमाते हैं या आपके पेरेंट्स कमाते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो फिर आपको क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर आप इस मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दें, जो कि मैं आपके साथ कर रहा हूं। मैं सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता हूं, उसको अंडरस्टैंड करता हूं, वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो बदले में मैं आपको कुछ नहीं बेच रहा, लेकिन आपकी वजह से मेरी फैमिली ग्रो हो रही है, उस फैमिली कम्युनिटी से मैं बेनिफिट उठाता हूं। एडवर्टाइजर मुझे पेड प्रमोशंस देते हैं, उन पेड प्रमोशंस को लेकर के उस इंफॉर्मेशन को मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उसको एजुकेट करता हूं, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करता। तो इस पर मुझे ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है और यूट्यूब से मुझे लगने है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इस कम्युनिटी को, इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज हासिल कर लें कि कैसे चार्टिंग करते हैं, आप जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सिग्नल्स प्रोवाइड करना शुरू कर दें, ट्विटर पे अकाउंट बना लें, फेसबुक पे अकाउंट बना लें। तो इस तरह दूसरे लफ्जों में अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करें, अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम लेबर सोर्स ऑफ इनकम है कि आप कहीं जॉब करते हैं या आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं या आपके पेरेंट्स की छोटी मोटी दुकान है और आपका सर्किट ही इस वजह से चल रहा है क्योंकि वहां से इनकम आती है, तो फिर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं जी। कोविड की वजह से ये आपको मैंने बताया था कि चाइना ने अपना एक सीबीडीसी लॉन्च किया। कल बल्कि डिटेल हमने डिस्कस किया कि चाइना ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन से अपने कौन कौन से सेक्टर्स को डेवलप करने जा रहा है और कौन कौन से सेक्टर को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट कर रहा है और उससे उसको क्या बेनिफिट होगा। तो उस जो सारी डेवलपमेंट्स थी, सारी जो रेवोल्यूशन उन्होंने ब्लॉकचेन का लेके आना था, उसकी जो मेन करेंसी होनी थी वो डिजिटल युआन, यानी उनकी अपने सेंट्रल बैंक की करेंसी थी, और उसका उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट करना था। ये जो ओलंपिक स्टार्ट हो रहे हैं इसी माह में, फरवरी में, तो होना ये था, प्लान इन्होंने ये किया था पूरी दुनिया से जब ओलंपिक स्टार्स आएंगे, ओलंपिक एथलीट्स वगैरह आएंगे, उनके साथ उनके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आएगा, तो पूरी दुनिया एक वहां पे गैदर करेगी। तो उस एनवायरनमेंट के अंदर उन्होंने अपने सीबीडीसी के जरिए सबको फैसिलिटेट करना था, एक पायलट प्रोजेक्ट करना था। तो उस पायलट प्रोजेक्ट को ये कोविड की वजह से अब प्रॉब्लम्स आ रही है। जो तौक़ुआत थी, जो चाइनीज हुकूमत की, वो तौक़ुआत पूरी नहीं होगी, लेकिन सीबीडीसी 12 उन्होंने लॉन्च कर दिया है। चाइना जो है 2022 और 23 में कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो हुक्मरान है वो भी इस हवाले से जो है तो थोड़ा बहुत एक्शन करेंगे, जो उनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेंगे। ये मैंने आपके साथ एक न्यूज शेयर करनी है। यील्ड गिल्ड गेम्स ने 1.45 मिलियन की फंड रेजिंग की है। तो वो उन्होंने फंड रेजिंग की क्यों किया? फिलिपाइन में टाइफून रिलीफ फंड उन्होंने डोनेशंस वगैरह इकट्ठी की हैं। ये मैं पता क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूं? आपको याद होगा पाकिस्तान में भी डोनेशंस वगैरह इकट्ठी होती है, हमारे यहाँ भी नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह होते रहे। हमारी हिस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी अर्थक्वेक, जो आपको याद होगा, अर्थक्वेक में फंड रेजिंग हुई थी और उसमें फिर बाद में करप्शन के केसेस। इसी तरह हमारे जहां कहीं भी डोनेशंस वगैरह दुनिया में करें या पाकिस्तानी करें तो उसके बाद जनाब स्कैंडल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों भाइयों, अगर हुकूमत पाकिस्तान का अपना सीबीडीसी होगा तो उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए अगर फंड रेजिंग होगी तो कोई भी सरकारी ओहदेदार, कोई भी सियासतदान वहां पे करप्शन नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उतना ट्रांसपेरेंट होगा कि वो एट एनी टाइम, जो कि हर इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिकली अवेलेबल होगी और वो इम्यूटेबल होगी, कोई बंदा चेंज भी नहीं कर सकेगा। तो ये मैं दूसरे लफ्जों में मैसेज ये देना चाह रहा हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जल्दी से जल्दी मूव हो, ताकि इस तरह की जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स है हमारी, वो करप्शन फ्री हो जाए। ये मैंने आपके साथ एक और न्यूज शेयर करनी है क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं, ऑनलाइन कम्युनिटी मेरे फॉलोअर्स हैं, जिन बेचारों को रैप टोकन का नहीं पता। तो ये एक बंदा है जिसने $5 लाख का नुकसान किया है। ये मैं आपके साथ इस वजह से थोड़ी डिटेल शेयर कर रहा हूं ताकि आप इस तरह का कोई नुकसान ना कर बैठे। रैप टोकन क्या होता है? देखें, हर ब्लॉकचेन है, उस ब्लॉकचेन की किसी दूसरी ब्लॉकचेन की क्रिप्टो करेंसी के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इथीरियम है, इथीरियम की अपनी एक ब्लॉकचेन है, उस ब्लॉकचेन का अपना एक मेन टोकन है इथीरियम। बाकी उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर जो टोकन्स लॉन्च होते हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ जो कम्युनिकेशन है वो इथीरियम की ब्लॉकचेन के अंदर ही, उसी डोमेन के अंदर होगी। तो जब कभी इथीरियम ने किसी और ब्लॉकचेन पे जाना है, वो बाइनांस हो सकता है, वो
BTC इवन हो सकता है, या सोलाना हो सकता है, या टेरा लूना हो सकता है, कार्डेनो हो सकता है, पोल्काडॉट हो सकता है। तो उधर जाने के लिए आप इथेरियम जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो सबसे पहले वहां पे जब आप ट्रांसफर करेंगे तो उसके बदले आपको रैप टोकन मिलेगा। यानी अगर आपने एक इथेरियम बाइनांस पे सेंड किया, बाइनांस की ब्लॉकचेन के ऊपर, बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर, तो वहां पे आपको इथेरियम नहीं मिलेगा बल्कि इथेरियम का एक रैप टोकन मिल जाएगा। तो जब आपने, लोग इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर, जिसमें मुझे एक इथेरियम चाहिए और इथेरियम के साथ मुझे BNB चाहिए। तो अब चूंकि बाइनांस के ऊपर तो इथेरियम नहीं होगा, तो आपने इथेरियम की ब्लॉकचेन से इथेरियम को ट्रांसफर करना है बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर, वहां से आपको रैप इथेरियम मिल जाएगा। उस रैप इथेरियम का जो भी आपने यूज करना है वहां यूज करके, तो दोबारा जब आपने वापस आना है इथेरियम के ऊपर, उस रैप जो इथेरियम है उसको दोबारा उसी प्लेटफॉर्म के जरिए, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए आपने डिपॉजिट किया है, उसी प्लेटफॉर्म के जरिए आपने विड्रॉवल लेनी है। तो आपको जितना आपने रैप इथेरियम देंगे उतना आपको इथेरियम वापस मिलेगा। तो इसी तरह जब आपको बाइनांस, इसी तरह आपको रैप BTC भी मार्केट में नजर आएगा। इसी तरह आपको बेशुमार क्रिप्टो करेंसीज जो एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पे वो रैप आपको टोकन्स मिल जाते हैं। तो वो रियल टोकन्स नहीं होते बल्कि रियल टोकन के रैप यानी उसके पेज्ड टोकन होते हैं। तो पेज टोकन आपने ये ज़हन में रखना है, पेज टोकन रियल टोकन नहीं है। जब कभी भी आप, फॉर एग्जांपल, लोग फीस बचाने के लिए उनके पास बाइनांस की एक्सचेंज में इथेरियम पड़ा होता है, उन्होंने ट्रस्ट वॉलेट में लेके जाना है या किसी ऐसे वॉलेट में लेके जाना है जो कि इथेरियम को सपोर्ट ही नहीं करता, तो वहां पे जब वो ट्रांसफर करते हैं तो उधर लिखा आ जाता है कि ये रैप टोकन है। तो रैप टोकन का मतलब ये है कि वो रैप टोकन रियल टोकन नहीं है बल्कि उस टोकन का एक पेज टोकन है। तो जब कभी भी आपने दोबारा विड्रॉवल लेनी है तो उसी बंदे से, उसी कंपनी से, उसी एक्सचेंज से आपने दोबारा अपने टोकन लेने जिस टोकन में उसको एक्सचेंज करने की फैसिलिटी है। ठीक है, तो ये, और दूसरा एक और ये गिव अवे का स्कैम मैंने आपके साथ लाजमी शेयर करना। टाइम टू टाइम मैं आपको स्कैम से मुताल्लिक अपडेट करता आता हूं। जितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर, ये माइक्रो स्ट्रेटेजी की इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये एक वेबसाइट है माइक्रो 2050। तो इसमें बिगेस्ट गिव अवे 100 मिलियन क्रिप्टो फ्री गिव अवे कर रहा है। कौन कर रहा है? माइक्रो स्ट्रेटेजी की कंपनी माइकल सेलर। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, कोई भी जो एस्टैब्लिश कंपनीज होती हैं, वो जो पर्सनैलिटीज होती हैं, उनको गिव अवे करने की कोई जरूरत नहीं होती, उनको एयर ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं होती। एयर ड्रॉप और गिव अवे कौन करता है? जो चाहता है, जो नए नए लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट होते हैं वो करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि लोगों को जब गिव अवे मिलेगा, लोगों को जब एयर ड्रॉप मिलेगा, तो वो उनके प्रोजेक्ट को जाके स्टडी करेंगे और उनको कॉन्फिडेंस होता है कि एक बार जब लोग हमारे प्रोजेक्ट को स्टडी करेंगे एयर ड्रॉप मिलने के बाद, तो उसके बाद वो लास्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कंपनीज है, पर्सनालिटीज है, वो क्यों गिव अवे करेंगी? वो क्यों एयर ड्रॉप करेंगी? और मजीद स्कैम करने के लिए ये नीचे आए जरा, नीचे इन्होंने ये देखे, यहां पे लिखा है आप एक BTC भेजें, हम आपको 2 BTC रिटर्न करेंगे, गिव अवे कर रहे हैं। इसी तरह एक इथेरियम भेजें, हम आपको 2 इथेरियम भेजेंगे। और नीचे लाइव का एक बटन लिख के स्कैमर्स ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन भी शो करवाई हुई है कि एक बंदे जिसने $16.65 इथेरियम भेजा है, उसको हमने उतना उसका डबल करके भेज दिया। तो ये सारे का सारा स्कैम है। जब कभी भी आपने यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक या किसी सोशल मीडिया पे किसी पर्सनालिटी का पिक्चर लगी या उसका मैसेज आपने देखना कि आप डबल करें, तो आपने इस तरह के स्कैम के चंगल में नहीं आना। जो एस्टैब्लिश कंपनी ना, उनको कोई एयर ड्रॉप वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये चूंकि स्कैम और फ्रॉड की बात हो रही थी तो एक गुड न्यूज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बाइनांस ने 2018 में अपना एक अकाउंट बनाया सेफू के नाम पे। सेफू यानी सिक्योर एसेट फंड फॉर यूजर्स के नाम पे ना। जितनी उनकी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होती थी तो वो जो फीस इकट्ठी होती थी उसका 10% वो उस सेविंग इंश्योरेंस अकाउंट में डालते जाते थे कि अगर खुदा ना खासा बाइनांस में हैक हो जाता है तो उस हैक के बारे में हमारे रिजर्व में पैसे पड़े हो, हम यूजर्स को तंग ना करें बल्कि उनके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। और आपको मैंने शायद बताया था कल के परसों के बुलेटिन में कि बाइनांस में ऑलरेडी एक बार हैक हो चुका है। तो वो फंड जो है उसका जो टोटल वैल्यूएशन है तकरीबन $1 अरब उस सेफो अकाउंट में हो गया। तो ये दूसरे लफ्जों में एक मैसेज है कि बाइनांस की तरह अगर दूसरे जो टॉप एक्सचेंजेस हैं, जैसे OKX है, जैसे ह्यूबी है, जैसे क्यूकॉइन है, इस तरह के एक्सचेंजेस भी अगर अपनी फीस, ट्रांजैक्शन फीस जो चार्ज करते हैं यूजर से, उसका कुछ परसेंटेज साइड पे करते जाएं, एक तरह की इंश्योरेंस कि खुदा ना खासा अगर वहां पे भी एक्सचेंज हो तो आप सोचें कितना सिक्योर ये प्लेटफॉर्म हो जाए, तो यूजर कितने कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। एक और गुड न्यूज है, स्कैम 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 स्कैम, सारी रिपोर्ट स्कैम से मतलब है।
टेथर से मतलब मैं आप सब दोस्तों को यूएसडीटी से मतलब बताता आ रहा हूं कि आप यूएसडीटी जो है वो एक शेडी कंपनीज को रन करती है, तो आपने इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करनी है। तो इसकी डोमिनेंस, गुड न्यूज ये है कि इसकी डोमिनेंस कम होती जा रही है। इनसे जो कदरे बेहतर स्टेबल कॉइन्स हैं वो भी सेंट्रलाइज, लेकिन वो पॉपुलर होते जा रहे हैं। यूएसडीसी जो है उसका जो मार्केट कैप वो $50 अरब हो गया है। बाइनांस का जो अपना स्टेबल कॉइन है उसका जो मार्केट कैप है वो $15 अरब हो गया है, जबकि टेथर का जो है $78 अरब है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता टेथर की पॉपुलैरिटी कम होगी तो मार्केट में उतना ज्यादा जो है इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर टेथर को कुछ भी हो जाता है तो मार्केट में उसका इम्पैक्ट जो है वो कम से कम होगा, जितनी इसकी डोमिनेंस कम होगी। ठीक है, तो दूसरा मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मार्केट में जो स्टेबल कॉइन है वो यूएसडीसी भी ना हो, वो बाइनांस का भी ना हो, वो यूएसडीटी भी ना हो, बल्कि जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है जैसे कि टेरा लूना का यूएसटी है, जैसे कि डाई है, तो इस तरह के जो अरिथमेटिक यानी जो डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है जिसको कोई कंपनी अपनी मर्जी से टोकन प्रिंट ना करे, वो वाले स्टेबल कॉइन मार्केट में ज्यादा पॉपुलर होंगे तो मार्केट ज्यादा स्टेबलाइज और ज्यादा मैच्योर तरीके से चलेगी। ठीक है, रिस्क उसमें भी है लेकिन इसकी निस्बत उनमें रिस्क कम है। ठीक है, आगे आता है जी एक और गुड न्यूज। आपके पॉकेट में अगर कोई डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है तो उसके ऊपर इन 4 कंपनियों में से एक कंपनी लाजमी होगी, या वीजा या मास्टर कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस या डिस्कवर। और बिटकॉइन ने इनको रिप्लेस किया है, खसूसन डिस्कवर और अमेरिकन एक्सप्रेस को। पिछले साल इन्होंने $3007 अरब की ट्रांजैक्शन जो है वो की है। यानी दुनिया में जो पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनीज हैं बिटकॉइन उसको रिप्लेस करने जा रहा है। और यही प्लेटफॉर्म होगा, एक दिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बिटकॉइन दुनिया का वो वाहिद पेमेंट प्रोसेसर है जो दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू को ट्रांजैक्ट कर, जो लोग एक दूसरे को जो वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें बिटकॉइन का नेटवर्क सबसे ज्यादा, उसकी वॉल्यूम सबसे ज्यादा। और ये मेरे दोस्त भाई उसी वक्त होगा जब कंट्रीज जो है बिटकॉइन को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू रखना शुरू कर देंगी। ये उसी वक्त होगा जब कंट्रीज इसको एज अ लीगल टेंडर करा देंगी, जैसे कि एल सल्वाडोर ने दिया है। ठीक है, ये एक और मैंने न्यूज आपके साथ शेयर करनी है बिटकॉइन की माइनिंग के हवाले से। बहुत भी बात की जाती है इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में। एक तो मैंने आपको ये बताना कि इस वक्त जितनी भी माइनिंग हो रही है बिटकॉइन की उसका मोर देन 55% टू लेके 60% वो सारे का सारा रीन्यूएबल एनर्जी से वो माइनिंग हो रही है। रीन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या है कि ऐसी एनर्जी जो कि जाया हो रही थी, जैसे वॉल्केनो से एल सल्वाडोर ने वॉल्केनो आतिशफशां जो है वो है नेचुरली, तो अगर वहां उस नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तो वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इसी तरह सूरज जो है वो हमारे यहाँ जमीन में एनर्जी भेजता है और वो एनर्जी जाया हो जाती है। अगर हम सोलर पैनल लगाएंगे तो उससे बिजली बना के हम दूसरे काम उससे ले सकते हैं। तो इसी तरह जो रीन्यूएबल एनर्जी है बिटकॉइन माइनिंग की 55% से लेके 60% रीन्यूएबल एनर्जी से माइनिंग हो रही है। और इसके कार्बन फुटप्रिंट जो है वो भी ग्लोबली अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कार्बन फुटप्रिंट है वो 0.08% है। तो कार्बन फुटप्रिंट भी इतना कुछ ज्यादा नहीं है जितना कि मार्केट में फंड क्रिएट किया जा रहा है कि शायद ये बिटकॉइन माइनिंग से बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट गर्म हो रहा है, पोल्यूशन हो रही है बहुत ज्यादा, तो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, ये तो नेग्लिजिबल है। ठीक है, लास्ट में ये लाइट कॉइन की मैंने आपके साथ चंद दिन पहले न्यूज शेयर की थी कि इनका जनवरी के लास्ट में विम्बल अपग्रेड होना है, उसके बाद इनकी ट्रांजैक्शन मजीद सिक्योर हो जाएंगी। और उसके बाद मैंने भी होप की थी कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, और मैंने खुद जब इसकी प्राइस मेरा ख्याल है $145-46 थी तो $2500 की मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। और जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट की तो मेरे दोस्तों भाइयों मार्केट इसकी प्राइस डाउन हो गई। $2500 इन्वेस्ट मैंने भी किया हुआ, मैंने कोई लेवरेज लेकर नहीं किया था, स्पॉट ट्रेडिंग की थी, मार्केट नीचे चले गया। अब मैं इंतजार करूंगा, ऊपर जाएगा तो मैं करूंगा, वगरना इसमें प्राइस नीचे में करूंगा तो मेरा नुकसान होगा। एक मैसेज मैं आपको देकर ये बुलेटिन पॉइंट करूंगा, जैसे मेरे डिसीजन, ये मैंने डिसीजन लिया अपना पर्सनल और मुझे नुकसान हुआ, नीचे चलेगी प्राइस। इस तरह मैं आपको बार बार इसी वजह से बुलेटिन के स्टार्ट में कहता हूं कि मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं। मैं जो फाइनेंशियल एक्शंस करता हूं, लेता हूं, उसका मुझे नुकसान भी होता है और मुझे फायदा भी होता है। तो प्लीज मेरी किसी भी इंफॉर्मेशन को आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। आप हर मेरी इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस के बाद उस पर एक्शन लिया करें। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।